अल्बर्ट आइंस्टीन, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? वहीं बिखरे बालों वाले एक जीनियस की तस्वीर है ना, जिसने E=mc² देकर मतलब ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पर इस फॉर्मूले के पीछे एक और कहानी छुपी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे दुनिया ने शुरू में, आप कह सकते हैं कि समझने से ही इनकार कर दिया था। तो चलिए आज इस असाधारण दिमाग के उस अनकहे सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक मिनट, जरा सोचिए इस बात पर। ये शब्द किसके लिए कहे गए थे? इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक के लिए। और कहा किसने? उनके अपने हेडमास्टर ने। है ना चौंकाने वाली बात? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर सच्ची प्रतिभा को शुरुआत में कितनी बुरी तरह से गलत समझा जाता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छात्र जिसे असफल का ठप्पा लगा दिया गया था, आगे चलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने वाला बन गया? चलिए इस सफर में इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विद्रोही मन ने विज्ञान की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। तो आइंस्टीन की कहानी शुरू होती है उनके स्कूल के दिनों से। देखिए, एक तरफ था उनका जिज्ञासु मन, जो हर चीज पर सवाल उठाता था, और दूसरी तरफ थी उस जमाने की एकदम सख्त शिक्षा प्रणाली। इन दोनों के बीच ना हमेशा एक टकराव सा बना रहता था। वो कभी भी उस पारंपरिक अच्छे छात्र वाले सांचे में फिट ही नहीं हो पाए। उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बस बोरिंग थे। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया खेल कूद से कहीं ज्यादा सवालों और विचारों से भरी थी। जरा सोचकर देखिए, अपने ही साथियों के बीच एक अजनबी जैसा महसूस करना कैसा लगता होगा? और बात सिर्फ साथियों तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हमने अभी देखा, जो लोग अथॉरिटी की पोजीशन पर थे, जैसे कि उनके हेडमास्टर, वो भी उनकी असाधारण क्षमता को पहचान नहीं पाए। उन्होंने तो बस मान लिया कि ये लड़का भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, एक नाकामयाब इंसान बनेगा। हद तो ये थी कि उनके अपने घर में उनकी माँ भी उन्हें एक अजीब बच्चा ही समझती थी। वजह? क्योंकि उनका सिर थोड़ा बड़ा था और उन्होंने बोलना भी जरा देर से शुरू किया था। मतलब माहौल ऐसा था कि हर तरफ से उन्हें बस गलत ही समझा जा रहा था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, पारंपरिक सफलता और असली प्रतिभा के बीच का फर्क। एक अच्छा छात्र क्या करता है? वो सिस्टम के नियमों को मानता है, उनका पालन करता है। लेकिन आइंस्टाइन जैसे जीनियस वो नियमों को चुनौती देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिज्ञासा, उनकी जानने की इच्छा रटने वाली पढ़ाई से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और इसी घुटन से, इसी सीखने की आज़ादी की तलाश में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। वो ज्यूरिख चले गए, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां उनके विचारों को, आप कह सकते हैं, पंख मिल सकें, ना कि उन्हें किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए। और ज्यूरिख उनके लिए सिर्फ एकेडमिक आज़ादी ही नहीं लाया, बल्कि एक और खास तोहफा भी लेकर आया। यहां उन्हें कोई ऐसा मिला जो न सिर्फ उनके विचारों को समझता था, बल्कि उनमें बराबर का हिस्सेदार भी था। और वो थी मिलेवा मैरिक। आइंस्टीन के लिए मिलेवा सिर्फ एक क्लासमेट नहीं थी, वो थी उनकी सच्ची दोस्त। ये शब्द उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, और ये उनके गहरे बौद्धिक और भावनात्मक रिश्ते को बखूबी बयां करता है। उनका जो रिश्ता था ना, वो दिमाग का रिश्ता था। मिलेवा खुद भी फिजिक्स की एक बहुत ही होनहार छात्रा थी, और ब्रह्मांड के रहस्यों में उनकी दिलचस्पी आइंस्टीन से जरा भी कम नहीं थी, उतनी ही गहरी थी। और एक और मजेदार बात, दोनों ही फिलिस्तीन को नापसंद करते थे। ये उनका अपना शब्द था उन लोगों के लिए जिनकी कला या संस्कृति में कोई रुचि नहीं होती थी। लेकिन इस बौद्धिक बराबरी को भी समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर आइंस्टीन की मां को। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मिलेवा उस जमाने की एक पारंपरिक घरेलू महिला वाली छवि में फिट नहीं होती थी। वो तो थी एक किताबी कीड़ा, बिल्कुल आइंस्टीन की ही तरह। तो पढ़ाई पूरी हुई और आइंस्टीन को बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। अब देखिए, दुनिया की नज़र में तो ये एक बहुत ही मामूली काम था, लेकिन इसी मामूली सी नौकरी की आड़ में एक ऐसी क्रांति पल रही थी जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी। और इसी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा है जो उनके ह्यूमर और जुनून दोनों को दिखाता है। वो मजाक में अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। सोचिए, वो दराज सिर्फ फाइलों और स्टैम्प्स के लिए नहीं थी, वो उनका अपना एक गुप्त ब्रह्मांड था जहां थ्योरेटिकल फिजिक्स के सबसे बड़े सवाल हल किए जा रहे थे। और फिर देखिए, वक्त ने कैसे और कितनी तेजी से करवट ली। साल था 1902, जब वो एक गुमनाम क्लर्क थे,
और महज 3 साल बाद 1905 में उन्होंने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी। वही थियरी जिसने दुनिया को बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और फिर 1921 तक आते आते उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। गुमनामी से लेकर दुनिया भर में पहचान तक का यह सफर सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन आइंस्टाइन की महानता सिर्फ उनके साइंटिफिक इक्वेशंस तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उनके दिमाग को सचमुच सुंदर बनाता है, और वो है उनकी मानवता। तो एक सचमुच सुंदर मन का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई दिमाग बहुत तेज हो। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य ही ना सुलझाए, बल्कि इंसानों की तकलीफ को भी समझे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करे। और आइंस्टीन ने ठीक यही किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए किया। उन्होंने तानाशाही का खुलकर विरोध किया, हमेशा विश्व शांति की बात की। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में चेताया था। लेकिन बाद में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो उन्हें इसका बहुत गहरा अफसोस हुआ, इतना कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती माना। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आइंस्टीन की कहानी सिर्फ एक जीनियस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी असाधारण प्रतिभा के बराबर अगर कुछ था तो वो थी उसकी गहरी मानवीय करुणा। उनका दिमाग जितना तेज था ना, उनका दिल उतना ही बड़ा था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी मन की सुंदरता का असली पैमाना क्या है? क्या ये सिर्फ बुद्धिमत्ता है, दिमाग का तेज होना है, या फिर यह है कि उस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल इंसानियत के लिए कैसे किया जाता है?